नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं अरुण वर्मा, आप देख रहे हैं नोवा ट्यूब। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका टैली के बारे में। तो ये है आपका टैली का चैप्टर 1, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टैली की कुछ बेसिक टर्म्स कि टैली में कौन कौन सी टर्म्स होती हैं और उनको किस किस तरह से यूज़ किया जाता है, यानी उसका क्या क्या मीनिंग होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम आपका पहला टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है दोस्तों? इट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर एंड बाय पार्टनर्स इनटू द बिजनेस, यानी कि वो पैसा जो कि लगाया जाता है बिजनेस के अंदर पार्टनर्स के द्वारा या उस बिजनेस के ओनर के द्वारा, उसको हम यहाँ पे कैपिटल कहते हैं। अब यहाँ पे आपका एक वर्ड यूज़ हुआ दोस्तों, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर असल में बिजनेसमैन को कहा जाता है, तो इसके लिए सिंपली टर्म होती है आपके अकाउंट्स में प्रोप्राइटर। अब आते हैं हम अपनी अगली टर्म पे, जिसे हम कहते हैं आपका ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या होते हैं? इट इज़ द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर और बाय पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज़, यानी कि ड्राइंग्स जो है वो आपका कैश या गुड्स होता है जो कि एक बिजनेसमैन निकालता है अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं जैसे कि हमारे पास में एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है आपका केविन। उसकी एक कंपनी है ABC लिमिटेड जो कि वॉच मैन्युफैक्चर करती है, और वहाँ से वॉचेस निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनली पहनने के लिए। तो वो चीज़ उसके लिए क्या कहलाएगी? और ड्राइंग कहलाएगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टर्म पे जिसका नाम है आपका लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ की अगर सिंपली बात की जाए तो इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और डेट विच अ बिजनेस ओज टू अदर। और इसको अगर हम थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करें तो अमाउंट बिजनेस इज लायबल टू पे अदर सच एज अ लोन फ्रॉम बैंक्स, अदर पर्सन और क्रेडिटर्स फॉर गुड सप्लाई, यानी कि लायबिलिटी वो पैसा होता है जो कि बिजनेसमैन को पे करना होता है जो उसने किसी से उधार लिया है। पल के लिए जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना था, तो मैंने बैंक से एक लोन ले लिया और वो मैंने कहा कि वो लोन मैं आपको बाद में पे कर दूंगा, तो वो हमारे लिए क्या हो गई? एक लायबिलिटी हो गई। या मैंने अपने दोस्त से पैसा ले लिया तो वो भी हमारा क्या हो गया? एग्जाम्पल लायबिलिटी का हो गया। अब लायबिलिटी जो होती है आपकी वो दो तरह की होती है। एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। अब बात करें अगर हम यहाँ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ की, तो दीज आर दी ऑब्लिगेशंस विच आर पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, यानी कि वो लायबिलिटी होती हैं जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आपका शॉर्ट टर्म लोन्स, यानी कि आपने कोई लोन ले लिया 6 या 7 महीने के लिए अपने दोस्त से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, तो वो आपका कहलाता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। उसके बाद में हमारा आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो ये होती हैं हमारी दीज आर दी लोन्स विच आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर, यानी कि वो लायबिलिटी जो आप 1 साल से ज़्यादा टाइम में पे कर सकते हो। जैसे कि आपने बैंक से मान लेते हैं लोन ले लिया 30 लाख रुपये का, और आपने कहा कि इस लोन को मैं आराम से 5-6 साल में पे कर दूंगा, तो वो आपकी हो गई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टर्म पे जो कि है हमारा एसेट्स। एसेट्स जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों। एसेट्स की अगर बात की जाए, दीज आर दी प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस विच आर यूज टू कैरी आउट द बिजनेस ऑपरेशन एंड अर्न ऑपरेटिंग रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, यानी कि एसेट्स जो होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बिजनेसमैन होल्ड करता है अपने पास में, जिन्हें बेचकर वो आपका प्रॉफिट अर्न करता है। जैसे कि हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास में एक बिजनेसमैन था केविन, जिसकी कंपनी थी ABC लिमिटेड, जिसमें वो वॉचेस मैन्युफैक्चर करता है और उन्हीं वॉचेस को बेचकर पैसा कमाता है। तो वो वॉचेस उसके लिए क्या हो गई? एसेट्स हो गई। अब आपके एसेट्स जो होते हैं वो भी हमारे 2 तरह के होते हैं। एक आपका होता है फिक्स एसेट्स और एक होता है आपका करंट एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स क्या होता है? दीज आर दोज एसेट्स विच आर नॉट हेल्ड इन द बिजनेस फॉर रीसेलिंग बट आर हेल्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? लॉन्ग टर्म यानी कि फिक्स एसेट जो होती हैं वो आपकी वो एसेट्स होती हैं जो आपको यूज़ करनी होती हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ना कि बेचने के लिए। जैसे कि मान लेते हैं हम अगर किसी कंपनी में वॉचेस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस वॉचेस को बनाने के लिए मशीन्स भी तो यूज़ होती हैं। तो मशीन्स जो है वो आपकी फिक्स एसेट्स है, क्योंकि वो उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूज़ की जा रही है, ना कि बेचने के लिए। तो अब आपके फिक्स एसेट जो होते हैं वो भी आपके 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे यहाँ टेंजेबल एसेट्स और एक होता है इनटेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें आप छू या देख सकते हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। और इनटेंजेबल एसेट्स वो होती हैं जिन्हें आप छू या देख नहीं सकते, जैसे कि आपकी गुडविल हो गई या पेटेंट्स हो गई। अब पेटेंट्स और गुडविल क्या होते हैं दोस्तों? पेटेंट्स होते हैं आपने कोई प्रोडक्ट अपने नाम रजिस्टर करा लिया तो वो आपका होता है पेटेंट्स। इसके अलावा गुडविल वो चीज़ होती है
जो आपने इतने टाइम तक अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है, तो वो ब्रांड वैल्यू आप कुछ छोड़ थोड़ी सकते हो, तो वही चीज़ आपकी कहलाती है गुडविल। अब आते हैं अपनी अगली उस पर करंट असेट्स पे। तो ये करंट असेट्स क्या होते हैं? तो दीज आर दोज असेट्स विच आर हेल्ड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू अ कैश विद इन अ ईयर। यानी कि ये वो आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आप एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हो। अब आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। तो यहाँ पे हमारी अगली टर्म है दोस्तों रिसीट्स। और रिसीट्स की बात की जाए तो इट इज़ द अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग गुड्स सर्विसेज और एसेट्स। यानी कि ये वो अमाउंट होती है जो हम रिसीव करते हैं अपने गुड्स को बेचने पे या सर्विसेज को बेचने पे, जो भी हमें पैसा मिलता है वही हमारी रिसीट्स कहलाती हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली टर्म आती है हमारी है इनकम। इनकम की अगर बात की जाए तो इट इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड विच इज़ कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। यानी कि इनकम वो होता है कि आपने कितना पैसा कमाया अब सारे खर्चों को निकालने के बाद। अब जैसे कि वही एग्जांपल ले लेते हैं, केविन जो है वो अपनी वॉचेस को बेचने के बाद में लगभग 50 लाख रुपए साल का कमाता है, जिसमें से उसका 20 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। तो 20 लाख का अगर उसमें से खर्चा निकाला जाए तो जो आपकी बची हुई रिमेनिंग आपकी टर्म है 30 लाख रुपीज़, वो उसकी इनकम कहलाएगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टर्म पे जो है हमारी एक्सपेंस। एक्सपेंस जैसे कि आप नाम से समझ रहे होंगे, एक्सपेंस का मतलब होता है दोस्तों खर्चा। इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू और अ मॉनेटरी मेजर्स ऑफ इनपुट्स और रिसोर्स कंज्यूम्ड। यानी कि आपके सिंपली ये वही चीज़ होती है एक्सपेंस, खर्चा। यानी कि जो भी आपको प्रोडक्ट में बनाने के लिए जो भी आपका पैसा खर्च हो रहा है वही आपका एक्सपेंस होता है। अब एक्सपेंस से रिलेटेड दोस्तों एक टर्म और होती है जिसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर असल में आपके लॉन्ग टर्म के खर्च होते हैं जो आप मुश्किल से एक या दो बार करते हो। जैसे कि आपने एडवर्टीजमेंट चलवाया, आपने एक बार एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे दिए, वो साल भर चल रहा है, तो वो आपका क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपको डेली बेसिस पर खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे कि आपने कभी लाइट का बिल भर दिया हर महीने, या फिर आपको डेली की डेली कुछ सामान मंगाना है, आपको मजदूरों से काम कराना है, तो वो सब चीज़ें हमारी एक्सपेंसेस में आ जाती हैं। अब बात करते हैं हम अपनी अगली टर्म की जो कि है आपका प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की बात की जाए तो इट इज़ द इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यानी कि वो पैसा होता है जो कि बिजनेसमैन अर्न करता है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा। यानी कि अपने प्रोडक्ट को सेल या परचेज करने के से जो भी पैसा आपको अर्न होता है वही चीज़ हमारी प्रॉफिट कहलाती है। प्रॉफिट के बाद आते हैं दोस्तों, बात करते हैं गेन की। तो गेन इट इज़ द इंक्रीज इन द ओनर्स इक्विटी रिजल्ट फ्रॉम समथिंग अदर देन डे टू डे अर्निंग दैट ऑफ इरेगुलर और नॉन रिक्योरिंग नेचर। यानी कि गेन वो पैसा होता है जो आपको कभी कभी मिलता है। जैसे कि आपके पास बहुत पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है, वो आपने बेच दिया, वहाँ से आपने पैसा कमा लिया, तो वो चीज़ हमारी गेन हो गई। तो इस तरह से जो आपके छोटे मोटे खर्च होते हैं जो कभी कभी आपको पैसे देते हैं, वही चीज़ आपकी गेन में कहलाती है। इसके बाद में दोस्तों बात आती है लॉस की। तो लॉस के बारे में आप जैसे कि जानते हो कि लॉस रेफर्स करता है टू द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू फॉर पीरियड विच डिक्रीज द ओनर इक्विटी। यानी कि जब ओनर की इक्विटी, यानी कि इस तरह से कह सकते हैं कि जब ओनर की खर्चे उसके प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो चीज़ हमारी लॉस कहलाती है। इसके बाद आते हैं अगली टर्म पे जिसका नाम है परचेज़। परचेज़ के बारे में आप जानते ही हो, जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो तो वही चीज़ आपकी परचेज़ कहलाती है। परचेज़ रिटर्न, यानी कि आपने कोई चीज़ खरीदी और वो आपकी बेकार निकल गई, उससे आपने रिटर्न कर दिया, तो वो चीज़ हमारी परचेज़ रिटर्न हो गई। सेल्स, यानी कि आपने कोई चीज़ बेची और उससे पैसा कमाया, वो चीज़ हमारी सेल्स हो गई। और आपने जो चीज़ बेची उसमें कुछ खराबी होती है और सामने वाला हमें वापस कर जाता है, तो वो चीज़ हमारी कहलाती है सेल्स रिटर्न। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है आपका गुड्स। अब यहाँ गुड्स क्या होता है? ये वो आइटम्स होते हैं जो कि आप बनाते हो, जिसे बेच के आप पैसा कमा सकते हो, वही चीज़ आपकी गुड्स होती हैं। जैसे कि हमने ऊपर वाला एग्जांपल लिया, केविन आपकी वॉच मैन्युफैक्चर करता है, तो वो वॉचेस उसके लिए क्या हो गए? गुड्स हो गए। अब आते हैं अपने अगले एग्जांपल पे। अगले हमारी टर्म है यहाँ पे डेटर्स। अब डेटर्स क्या कहता है? डेटर्स का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि आपसे कोई आदमी सामान खरीदने आता है, वो आपसे कहता है कि मैं आपको 50% पैसा दे दूंगा और बाकी 50% मैं आपसे उधार ले जाता हूँ, मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो आपने उसको ट्रस्ट के बेस पे आधा पैसा दे दिया और आधा उधार ले लिया, तो वो चीज़ होती है हमारी डेटर्स। यानी कि वो बंदा जिससे हमें आने वाले टाइम में पैसा लेना है, वो हमारे लिए डेटर कहलाता है। और इसी तरह से टर्म होती है क्रेडिटर्स, यानी कि आप कहीं पर सामान लेने गए और आपने वहाँ सामने वाले से सामान उधार ले लिया, तो आपके लिए वो बंदा क्या होगा? क्रेडिटर होगा। यानी जिसको आपको पैसा देना है वो आपके लिए क्रेडिटर होता है, और जिससे पैसा आपको लेना है वो आपके लिए डेटर होता है। इसी तरह से अगली टर्म आती है हमारे यहाँ पर डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में जैसे कि आप जानते हो, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज और अ रिडक्शन इन द टोटल अमाउंट पेबल फॉर सच गुड और सर्विसेज।
यानी कि जब भी आपको कुछ छूट मिलती है सामान खरीदने पे, तो वो आपकी क्या कहलाती है, डिस्काउंट कहलाती है। अब इसके बाद में कुछ टर्म्स के बारे में और पढ़ेंगे, जैसे कि आपका हो गया बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल बाय अ बिजनेस विच बिकम्स इरिकवरेबल एंड इज़ देयरफॉर ट्रीटेड एज अ लॉस बाय द बिजनेस। यानी कि वो पैसा जो कि आपका मर चुका है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मानते हैं कि आपने अपने दोस्त को कुछ पैसे दे दिए जो आपको 1 महीने के बाद वापस कर देगा, और वो 1 महीने के बाद पैसा नहीं देता, वो लेके उसको भाग जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है, वहाँ पे बैड डेट्स हो गए। यानी कि आपने पैसे दिए और उससे आपको पैसे लेने थे, तो वो आपका जब डेटर बन गया। अब उसने आपको पैसे दिए नहीं है, वो पैसे लेके भाग गया, तो आपका बैड डेट्स हो गया, यानी कि आपका पैसा वहाँ पर मर जाता है। अब आते हैं अगले टर्म्स पे, जिसका नाम है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या मतलब होता है दोस्तों? वो कॉस्ट जो आपकी लग रही है गुड्स को बनाने में, वही आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है। जैसे कि आप गुड्स को बनाने में क्या क्या चीज़ लगा रहे हो, कितनी लेबर उसमें लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना लग रहा है, रेंट कितना लग रहा है, तो वो जो भी खर्चा उस गुड्स को बनाने के लिए लग रहा है, वही आपकी होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद में आपकी टर्म आती है दोस्तों डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट इज़ द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स ऑन अकाउंट ऑफ यूसेज और पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपने आज कोई फ़ोन 20,000 का खरीदा, तो आप उसे 1 साल के बाद 20,000 का नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि आपने वो 1 साल तक यूज़ कर लिया, तो उसकी वैल्यू में डिडक्शन हो गया, और वो जो उसकी वैल्यू में डिडक्शन हुआ है उसी को अपन लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की अपोजिट एक और टर्म होती है जिसे हम कहते हैं एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? आपने आज कोई ज़मीन खरीदी 10 लाख की, और कल उसकी वैल्यू हो जाती है 15 लाख, तो उसकी वैल्यू में वो जो आपका इंक्रीजमेंट हुआ है, वही चीज़ हमारी कहलाती है एप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन के बाद में अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है हमारी अगली टर्म की, जिसे हम कहते हैं आपका वाउचर्स। वाउचर क्या होता है? ए वाउचर इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। यानी कि वाउचर जो है वो आपका एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रूफ होता है, जिसमें आपको लिखा जाता है कि आपने कितना माल बेचा है या खरीदा है। वो रिटन प्रूफ जो होता है, डॉक्यूमेंट जो होता है रिटन, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आपको वाउचर्स। अब वाउचर्स के बाद में आते हैं दोस्तों हम अपनी अगली टर्म पे, जिसका नाम है आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ सॉल्वेंट की, तो इट इज़ द स्टेट वेयर अ पर्सन एंटिटी इज़ अ पोजीशन टू पे ऑफ इट्स डेट्स। यानी कि आपने किसी से कर्जा लिया और आप उस कर्जे को पे करने के उसमें हो, यानी कि लायक हो उस कर्जे को पे करने के, तो आप क्या हो गए? सॉल्वेंट हो गए। और आपने अगर किसी से पैसा लिया और आप उसका पैसा देने की हालत में नहीं हो, और आप कोर्ट में अपने आप को जाके दिवालिया घोषित कर देते हो, तो उस केसेस में आपको कहा जाएगा इंसॉल्वेंट। तो आई होप आपको आज की सारी टर्म्स समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।